हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द जीएस फाउंडर पर। और आज हम लोग बेसिकली यूरोपियों के आगमन में डचों का आगमन पढ़ेंगे। पुर्तगाल आ चुके हैं, पुर्तगाली जो लोग थे, पुर्तगाली लोग आ चुके हैं। अब पुर्तगाली के बाद कौन आएगा? डच। डच बेसिकली नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता है और कहा जाता है कि नीदरलैंड के लोग जो हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे लोग वहीं के लोग होते हैं, यूरोप की जो कंट्री है नीदरलैंड। सो वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग अब पढ़ेंगे डचों का भारत में आगमन। जो डच हैं कहाँ के लोग हैं? जैसा कि मैंने बताया, नीदरलैंड के लोग हैं, नीदरलैंड। और 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन, कार्नेलिस डी हाउटमैन जो है कि ये अपने जहाजी बेड़े के साथ आएगा, क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है नया मार्ग भारत आने के लिए। और उसी के फलस्वरूप अब यूरोप के जो भिन्न भिन्न देश हैं, अब लोग पूर्व से व्यापार करने के लिए उस नए मार्ग के थ्रू भारत या भारत के और पूर्व जो देश हैं वहाँ आएंगे। अब 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन आएगा। इसके बाद से डचों का भी भारत में आना जाना शुरू हो जाएगा। उसके साथ ही अब क्या होगा कि इनका जो मेन बिजनेस का या व्यापार का जो अड्डा होता है वो होता है बॉन्टेन बेसिकली एक जगह है जो कि पड़ती है आपकी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है वहीं की एक प्रोविंस हुआ करती है बॉन्टेन। वहाँ से ये लोग शुरू में व्यापार के लिए मतलब शामिल रहते हैं, लेकिन कालांतर में ये लोग फिर भारत के साथ भी व्यापार करना शुरू कर देंगे। और इसी के साथ जो है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाएगी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाएगी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बॉन्टेन कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। तो शुरू में ये लोग इंडोनेशिया के बॉन्टेन के साथ व्यापार में शामिल होते हैं। भारत के पूर्व के ये देश भी बेसिकली अपने मसालों के लिए ही जाने जाते हैं और उसी के फलस्वरूप ये लोग भारत में ना आकर के पहले वहाँ जाते हैं, लेकिन कालांतर में ये लोग क्या करेंगे? भारत में भी आना शुरू कर देंगे। उसी के साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसे वहाँ की जो संसद है कहती कि आप जाइए, युद्ध करिए बाहर, ठीक है, संधि करिए, ट्रेटी जिसको बोलते हैं, और युद्ध संधि और किले जीतिए। यानी जो डच शक्ति है उसको बाहर के देशों में जाकर के मजबूती प्रदान कीजिए और साथ में आप लोग व्यापार में भी शामिल होइए। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा ये ब्लर कर रहा है। कार्नेलिस डी हाउटमैन, कार्नेलिस डी हाउटमैन कब आया था? 1596 में। और शुरू में लोग कहाँ पे व्यापार में शामिल थे? इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया की जो जगह है बॉन्टेन, उसके साथ। अब क्या होगा जब ये लोग भारत में आएंगे? तो भारत में सबसे पहले ये लोग सूती वस्त्रों को जो है व्यापार की वस्तु बनाएंगे। सूती वस्त्र, ठीक, सूती वस्त्र को व्यापार की वस्तु बनाएंगे। और उसी के साथ जो है कि एक तरह से डचों का भी भारत के साथ व्यापार शुरू हो जाता है। और इसी क्रम में डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली? इसी क्रम में डचों ने पहली फैक्ट्री खोली मुसलीपट्टनम में। कहाँ पे? 1605 में। सोलह सौ पाँच में।
ठीक। और इनका जो मुख्यालय था वो था नेगापट्टम। नेगापट्टम में इनका मुख्यालय था, जहाँ पे ये लोग सिक्के ढाला करते थे। सिक्कों की ढलाई होती थी, यानी सिक्के बनाए जाते थे, सिक्के ढाले जाते थे। और इतना हो जाने के बाद आने वाले समय में धीरे धीरे जो है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक, जैसे आपका ये भड़ौच हो गया, सूरत, ठीक, मछलीपट्टनम, ठीक, माहे, फिर कारिकल, फिर चिंसूरा, कासिम बाजार, कासिम बाजार, और जिसको कहते हैं BBO, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो था, उसको जो है कि उन जगहों पे जो है कि व्यापार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कासिम बाजार था, ठीक है। बालासोर भी एक जगह है, उड़ीसा के स्तर पे बढ़ती है, बालासोर, ठीक, पटना, इन जगहों पे क्रमशः ये लोग व्यापार करना शुरू कर देंगे। अब इसी के साथ धीरे धीरे इनके व्यापार की जो वस्तु पहले थी, जिसमें सूती वस्त्र था, सूती वस्त्र जो था, अब उसमें क्या कौन कौन सी चीजें, ठीक, सोरा शामिल हो जाएगा, ठीक, सोरा शामिल हो जाएगा। साथ में जो है कि मसालों को भी लोग भारत के स्तर पे जो काली मिर्च वगैरह थी उसको भी शामिल करेंगे। लेकिन इनका मेन मसालों का व्यापार जो था वो इंडोनेशिया के ही साथ होता था। अब भारत इनके लिए जो था एक तरह से स्टॉपेज के रूप में काम करता था, यानी इंडोनेशिया भारत के बहुत ज़्यादा ईस्टर्न साइड में है। तो पहले ये लोग इंडोनेशिया जाते थे, इंडोनेशिया से सामान ले करके यहाँ पे आते थे, यहाँ पे कुछ दिन रुकते थे, उसके बाद फिर पूर्व के पश्चिम के लिए, यूरोप के लिए रवाना होते थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भारत के स्तर पे डच व्यापारी भी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे, ठीक। लेकिन इनका क्या था, इनका मेन गड़बड़ी इनके साथ ये थी कि इनका जो एक तरह से जो बागडोर थी ना, यानी इनकी कंपनी की जो बागडोर थी वह कहाँ से होती थी, वह नीदरलैंड से ही होती थी। वहाँ का संसद जो डिसाइड करता था वही कंपनी करती थी। तो एक बात सोचिए कि आज इतना ट्रांसपोर्टेशन जो है कि उस ज़माने में एडवांस नहीं था, ठीक है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको तुरंत लेना होता था उस ज़माने में। आज जैसा नहीं था कि आप दुनिया के किसी कोने में हैं, आपने फटाफट फ़ोन में लाया, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी तरह से आपने तुरंत बात कर लिया और वहाँ से जो भी ऑर्डर आया उसको फॉलो कर लिया। अब उस ज़माने में था कि आप 1000, 2500, 3000, 10,000, 20,000 किलोमीटर की दूरी पे हैं और आपने कंपनी का अगर बागडोर अपने हाथों में ले रखा है तो कंपनी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी। उसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आपको उसको फ्रीडम देना होगा। लेकिन डच संसद जो थी उसने सारी बागडोर अपने ही हाथों में ले रखा था और सारा जो भी करना होता था वह अपने हिसाब से करवा रही थी कंपनी से। इसी वजह से कंपनी जो है कि भारत के स्तर पर ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। यानी डच कंपनी का नियंत्रण जो था किसके हाथों में था, संसद के हाथों में था, जिसके फलस्वरूप विस्तार में क्या हुआ, उसके विस्तार में दिक्कतें उत्पन्न होने लगी, ठीक। और इसी दिक्कत की वजह से आगे जो दिक्कत होगी 1759 में क्या हुआ था, यहाँ एक लड़ाई हुई है जिसको बोलते हैं वेदरा का युद्ध। ये पेपर में कई बार पूछा है कि वेदरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था या किसके किसके बीच हुआ था। तो वेदरा का युद्ध जो था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच, नीदरलैंड या कहें डचों के बीच हुआ था, ठीक। किसके किसके बीच, डच वर्सेस ब्रिटिश। अब इस लड़ाई में
इस लड़ाई में ब्रिटिश लोगों ने डचों को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। इसके बाद से डच लोग वापस उठ नहीं सके और इसी के साथ भारत के स्तर पे डच कंपनी का पतन हो गया। डच कंपनी का पतन हो गया, ठीक। और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश लोग थे या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत के स्तर पे एक तरफा जो है कि व्यापार के उसमें जो है कि दबदबा उसका कायम हो गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि डच कंपनी भारत के स्तर पे कुछ ही दिनों तक रह पाई और 1759 के बाद जितने भी उसके अड्डे थे वह किसको सुपुर्द करके, ब्रिटिश लोगों को सुपुर्द करके ये लोग भारत छोड़ देंगे और इंडोनेशिया के साथ जो भी थोड़ा बहुत व्यापार होता है कायम रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी और आज एक एक करके ही मैं लेके चल रहा हूँ, सारे एक साथ नहीं पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट या जो कल वीडियो आने वाली रहेगी वह रहेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डेन लोगों के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, दैट्स ऑल। और घर में रहें, जहाँ पे भी रहें सुरक्षित रहें, क्योंकि बाहर की स्थिति इस टाइम में बहुत ख़राब चल रही है। लोग ठीक भी हो रहे हैं लेकिन स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। सो अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।